नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय सुनील सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा अनुपात और समानुपात जो है अभी फिलहाल चैप्टर चल रहा है, जिसके हमने बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए और उनको करने के लिए जो डायरेक्ट पैटर्न जो मैंने बताया था वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी में 10,500 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 10,500 के आसपास वैकेंसी जो है अंडर ग्रेजुएट वाली जो है वो अनाउंस हुई है। ऐसे ही सीजीएल की लास्ट डेट भी आपको पता है इंक्रीज कर दी गई थी 2-3 दिन, 27 तारीख लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करते हुए इसको फॉर्म को आज ही फिल करें। और ऐसे ही एमटीएस की लास्ट डेट है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 दिन का टाइम उसमें बचा है, फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि तैयारी करने का मजा आए। तो सबसे पहले बात यह है कि पढ़ने का मजा तब आता है जब सामने एग्जाम आते हुए दिख रहा हो। तो बहुत अच्छा मौका आ रहा है। एनटीपीसी की वैकेंसी भी अनाउंस हो गई है, सीजीएल का नोटिफिकेशन भी देख लो आ चुका है, कल लास्ट डेट है फॉर्म्स की। एमटीएस का भी साथ में चल रहा है और इसके अलावा लोको पायलट की भी जो वैकेंसीज हैं वो भी हो रखी है और उनको तो बढ़ा भी दिया गया था। और ऐसे ही जो क्लर्क के एग्जाम है अपने अधीनस्थ बोर्ड का, उसकी भी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, आपको पता है इस बात का। तो हालांकि वो तो अब एग्जाम ज़्यादा नज़दीक है, अपने पास उतना टाइम है नहीं। और भी कई एग्जाम अनाउंस होने वाले हैं, जैसे कि राजस्थान में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है जो आज पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ी वैकेंसीज के बारे में सुनने में आ रहा है कि अनाउंसमेंट हो सकता है, जैसे कि रीट के एग्जाम के लिए बता रहे हैं, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसका भी अनाउंसमेंट होने वाला है। बाकी आप सारे अपडेट हैं तो आपको ये सब चीज़ें वैसे भी पता चल जाएंगी। अपने न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ते हैं या टेलीग्राम चैनल्स के, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं बता दूं, अभी जो अपना सेशन चल रहा है, जो प्रीमियर सेशन चल रहा है, उसमें रेलवे, एसएससी, बैंक, मैं इसीलिए अर्थमेटिक पहले करा रहा हूँ क्योंकि बैंक की भी कई वैकेंसीज आई हुई है, एसबीआई के अंदर भी आई हुई है और अदर बैंक्स में भी आई हुई है और साथ में DSSB की वैकेंसीज भी आई हुई है और एनवीएस केवीएस की अभी तो नहीं है लेकिन आएंगी, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड का मैं बता ही दिया हूँ, क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए आई रखी है और उसके अलावा भी और कई एग्जाम्स है। रेलवे का मैंने बता दिया, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, एएलपी का नोटिफिकेशन क्या, वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं, जल्दी ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। एसएससी की कल लास्ट डेट है, एमटीएस की 2-4 दिन बाद है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ एग्जाम्स मेंशन कर रखे हैं और इसके अलावा कोई एग्जाम अगर मैं मेंशन नहीं भी कर पाया तो आपको भी पता है सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, जिस भी एग्जाम में आ रही हैं आप कंटिन्यू बने रहें। और आजकल देख रहा हूँ कि एक सब्सक्राइबर और आपके लाइक का सिलसिला खत्म सा हो गया है, बंद सा हो गया है। कोई बात नहीं, अब मैंने कंटिन्यूटी बना ली है तो अब इससे ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। मेरा काम वन टाइम यहाँ पे पूरा सिलेबस कराना है, वो मैं करवाऊंगा। और बात है पढ़ाई के वीडियो की, इसलिए इस पे सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं। अदरवाइज और कोई कॉमेडी या फिर कोई मैं डांस करके दिखा दूँ तो हो सकता है कि अभी तक तो क्या हो पता, देखते हैं। चलो कोई ना, अपने ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं। 25 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज 26 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात, आपको दे रखा है ए और बी और एक सी भी है। आय का अनुपात कितना है भाई? 5:3। सी का आई डोंट नो। ए बी तथा सी का व्यय वो भी लिख दो भाई, खर्च भी लिख दो। कितना है? 8:5:5। सी का व्यय 2,000 तथा बी की बचत 700 रुपए, ठीक है। सी का व्यय 2,000, तो देखो सी का व्यय वैसे कितना है अनुपात में, और बी की बचत कितनी है? 700 रुपये। अरे वाह, ये 700 रुपये है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेविंग, बचत। अनुपात आपको यहाँ ए और बी की आय का ही दे रखा है, सी की आय का अनुपात नहीं दे रखा। आपसे पूछा ए की बचत कितनी है, तो ठीक है, सी से हमें कोई ज्यादा घना मतलब है भी नहीं। सी की इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको व्यय का अनुपात, व्यय की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ही दी गई, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सी का व्यय 2,000 है,
सी का भी 2000 बनाओगे तो यहाँ भी 3 जीरो लगाओ और यहाँ भी लग गए। अब एक बात बताओ, 5000 रुपये खर्च करता है बंदा और 700 रुपये क्या करता है, बचाता है, तो फिर उसकी आय कितनी रही हो बताओ। तो सीधी बात है ना यार, खर्चा प्लस बचत टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम तो कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मान अगर 5700 है तो 1 यूनिट का मान 1900 होगा। ठीक है, तो 1900 से गुणा कर दो दोनों को, तो ये तो हो गया 9500। 9500 में से 8000 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, घटा दो तो 1500 रुपये इसकी क्या होगी, बचत होगी। एक ही बचत कितनी होगी, 1500। किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1500 रुपये, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। एक मालिक अपने कर्मचारी की छटनी 9:8 के अनुपात में कर, कर्मचारी की छटनी 9 अनुपात, इधर तो लिख लो एम्प्लॉई, और फिर वेतन मान लो, सैलरी मान लो, रिम्यूनरेशन मान लो, पारिश्रमिक जो भी देता है। मालिक है तो सीधी बात है, रिम्यूनरेशन उसको जो देता है, मतलब कर्मचारी जो 9 थे अब कितने रह गए, 8। मतलब 9 कर्मचारी थे, एक हटा दिया, 8। पहले कितनी इनकम देता था, पहले 14 रुपये एक जने को देता था, अब कितने देने लग गए, 15। कह रहा है कुल रकम किस अनुपात में घटी, तो एक काम करो, यहाँ टोटल आएगी 14 नंबर 126 और 15 8 120, 126 अनुपात 120। कट रहे हैं क्या किसी, कट रहे हैं तो काट दो। किससे कटेंगे, 6 के पाड़े से, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 20 6। मतलब पहले जो सैलरी वो 21 रुपये खर्च करता था, सॉरी, पहले जो टोटल खर्चा उसका 21 रुपये था, अब वो कितना होने लग गया, 20 रुपये होने लग गया। कम हुआ है, तो क्या हुआ है, घटी है। कभी ऐसे भी दे देता है 21:20 बढ़ी, यानी इंक्रीमेंट 21:20 घटी। देखो वैसे तो ये दिख ही जाएगा 21 से 20 हो रही है तो घटी रही है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको देगा भी नहीं, बट कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। ठीक है ना, हो गया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 11:12। ठीक है, 11:12 है, उनका गुणनफल है 4752। उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो एक काम करो, इसको 11 और इसको 12 मान लो, तो गुणनफल करो, जो कितना है 4752। 11 12 कट रहे हैं तो काट लो इधर से, क्योंकि 4 5 9 7 दोनों कट जाएंगे, तो 9 - 9 0। 11 की भाजकता का नियम, किसी को याद नहीं हो तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट पड़ी है, बहुत अच्छे से समझाया है। उसके ऊपर कम से कम मैंने 20 से 25 वीडियो बना रखी और बहुत इजीली, और बोर्ड पे और समझा रखे हैं, और वहाँ क्वेश्चन नहीं करवाए, समझाए हैं ज़्यादा। तो जिसको कन्फ्यूजन रहे, भाजकता के नियम, मल्टीप्लाई करना, डिजिट सम, जितना जो कुछ भी, एक बार उस प्लेलिस्ट पे चले जाना। बाकी अपने सिलेबस के हिसाब से मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दोबारा भी करवाऊंगा, पर एक बार उसको समझ लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम और परसेंटेज दोनों बहुत अहम रोल रखते हैं गणित की शुरुआत करने में। ठीक है, किससे कटेगा ये, 11 के पढ़े से, 11 चौक 44, बच गए 3, 11 3 33, 11 दूनी 22, 12 3 36, बच गए 7, 12 6 72। अक्ष स्क्वायर का मान आ गया 36, और वैसे भी पता था कि अक्ष स्क्वायर का मान पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, ताकि हम वर्ग ले सकें। अक्ष बराबर 36 का अंडर रूट जो आएगा 6। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो 11 अक्ष थी, सबसे बड़ी संख्या 12 अक्ष थी। 11 गुणा 6 तो आ गई 66, और 12 गुणा 6 आ गई 72। अगर आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या तो आंसर 66 आएगा, अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी संख्या तो आंसर आता 72। ठीक है, 3 दोस्त 45,000 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 हिस्सा लेता है।
और बाकी दो शेष राशि को आपस में बराबर बांट लो। कहने का मतलब ये है, अगर 4 रुपए हैं तो एक जना क्या लेता है, 1 रुपए, फिर बच कितने गए, 3 रुपए। 3 को वो दो जने कितने कितने बांट लेंगे, 1.5 और 1.5। इससे बड़े एक काम करो, आप 4 की जगह 8 मान लो, दशमलव का चक्कर ही नहीं रहेगा। 8 है, 8 का 1/4 हिस्सा कितना आ गया, 2। एक दोस्त ने 2 रुपए ले लिए, अब 8 में से 2 घटाओ, बच गए 6, तो इनको 2 जगह बांट दो, 3-3। बाकी दोस्त कितना कितना ले लेते हैं, 3 और 3। अब देखो, दो दोस्त द्वारा मिलकर ली गई कुल राशि से एक दोस्त द्वारा ली गई राशि का अनुपात क्या है, तो क्वेश्चन नहीं हुआ यार। दो दोस्तों द्वारा ली गई कुल राशि कितनी है, 6, और एक दोस्त द्वारा ली गई राशि कितनी है, 6:2। तो भाई 3:1 आ जाएगा यार, फिर तो इसका 45,000 रुपये देने का कोई सार ही नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 3:1, क्योंकि दो दोस्तों द्वारा मिलकर ली गई कुल राशि से एक दोस्त द्वारा ली गई राशि का 1:3 मत कर देना, पहले दो दोस्तों वाली राशि कितनी, 3 और 3, तो 6 और एक दोस्त ने जो राशि ली उसका 2। क्वेश्चन नंबर 30। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। चलो भाई, बॉयज और गर्ल्स 5:, कह रहा है 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के एवं नई लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हुआ है, और अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई और कुल लड़कियों का अनुपात 7:5 हो गया। तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? ये बिल्कुल वो मारुति और एम्बेसडर वाला तरीका है। ठीक है, करते हैं, कैसे करते 5:3 है, आप तो उसको ही लिखो 5:3 है। ठीक है, 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के एवं लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हुआ। ठीक है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई। तो यार मेरी बात सुनो, आज कितना हो गया अनुपात, 7:5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 12। ये तो वो मारुति एम्बेसडर वाले क्वेश्चन से तो आसान ही है, 12 हो गया क्या दोनों का योग, और रियल में कितना है, 1200। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 100। इसका मतलब लड़के और लड़कियां कितने हैं अंत में, 700 और 500। तो आप तो ये देखो कि 700 और 500, 5:7 में क्या है, लड़के आए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और लड़कियां आई, तो 5:7 को आप 5 और 7 ही मान लो। ये नए आए, नए आते ही अब संख्या ये तो हो गई 700 और ये हो गई 500। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो 700 में से जो नए आए उनको हटा दो, और 500 में से जो नए आए उनको हटा दो। और इसका मतलब शुरुआत में अनुपात क्या था, शुरुआत में अनुपात था 5:3। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो यार, तो देखो 2100 माइनस 15x, 2500 माइनस 35x, तो देखो कितना आएगा, -15x और प्लस का 35x कितना आएगा, 20x। 2500 में से 2100 जाएगा तो कितना आएगा, 400। अक्स का मान कितना आ गया, 20। अक्स का मान 20 आ गया ना, तो एक बात बताओ, 20 को अक्स को 20 की जगह रखो, 20 को ना अक्स की जगह रखो, तो ये तो 5 × 20 आ गया, और ये 7 × 20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100। 700 में से 100 घटाओ, प्रारंभ में कितने थे, 600, और 500 में से 20 7 140 घटाओ, तो 360। क्या पूछ रहा है, शुरुआत में टोटल कितने थे, जोड़ दो भाई, टोटल कितने थे, 960। कितने थे, 960। अब बताओ,
क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति अपने 5 पुत्र, 4 पुत्री और 2 भतीजे, 5 पुत्र हैं, 4 पुत्री हैं, 2 भतीजे, उनके बीच कितने रुपए बांटना चाहता है? 8,600 रुपए। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की 4 गुना राशि प्राप्त हो और प्रत्येक पुत्र को 5 गुना राशि प्राप्त हो, तो देखो प्रत्येक भतीजे की, अगर भतीजे को 1 रुपया मिल रहा है तो पुत्री को कितने मिलेंगे? 4। तो प्रत्येक पुत्र को इस भतीजे की राशि का 5। अब देखो गुणा कर दो, 25, 16 और 2, 25 और 16 41 और 2 43। 43 यूनिट का मान कितना है? 8,600। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 200। 25 यूनिट का मान, 16 यूनिट का मान और 2 यूनिट। ये तो हो गए 5,000, ये हो गए 3,200 और ये हो गए 400। क्या पूछना चाह रहा है? प्रत्येक पुत्री को, तो पुत्री को देखो, पुत्रियों को टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं? 3,200 मिल रहे हैं। पुत्रियां कितनी? 4। हर पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे? 800 रुपए। प्रत्येक पुत्री को प्राप्त होने वाली राशि है, देखो प्रत्येक पुत्री की बात करेगा ना, तब तो रुपए आएंगे 800। ये ध्यान रख, ऑप्शन 800 आएगा। अगर ये हटा देता है, पुत्रियों को प्राप्त होने वाली राशि है, तो आपका आंसर आता है 3200। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाए वो बढ़िया है बस। 378 सिक्के हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आजकल तो कम है लेकिन फिर भी देख। 378 सिक्के हैं, उनमें 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, तथा इसके मान कितने हैं? 13:11:7। ये तो क्या है? डेनोमिनेशंस। ये क्या है? वैल्यू। तो सिक्कों की संख्या, नंबर कितनी होगी? तो देखो 1-1 रुपए के 13 रुपए हैं, तो कितने सिक्के रहे होंगे? 13। और 11 रुपए हैं 50-50 पैसे के, तो कितने सिक्के रहे होंगे? 22। और 7 रुपए हैं 25-25 पैसे के, यानी चवन्नी चवन्नी, तो इसका मतलब कितने सिक्के रहे होंगे? 28। तो टोटल सिक्के कितने हो गए? जोड़ो सबको, 22 और 28, 50 और 13, 63। जबकि रियल में टोटल कितने हैं? 378। 6 के पाड़े से काटो, 1 का मान कितना आ गया? 6। तो कौन से सिक्कों की संख्या पूछी है? 50 पैसे के सिक्कों की। 1 का मान 6 है, तो सॉरी 22 यूनिट का मान कितना होगा? तो 22 गुणा 6, 132 सिक्के होंगे 50 के। ए बी के धन के, ये धन नहीं लिख रखा, घन है, इसको करेक्ट कर देता हूं। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। अब अगर कभी भी है ना, ये जो ये निशान होता है, इसको हटाते हैं तो फिर एक क्या लगता है? कांस्टेंट। तो आप ए बराबर के बट्टा बी क्यूब लिख सकते हो। अब ये कह रहा है अगर ए का मान 3 है तो बी का मान क्या है? 2। 2 का क्यूब 8 आ गया। तो देखो 3 बराबर के बट्टा 8, के का मान कितना आ गया? 24। अब कह रहा है अगर ए का मान 8/9 है, ए बराबर क्या है? 8/9। ए बराबर 8/9 बराबर के का मान तो 24 आ ही गया। कह रहा है बी का मान कितना होगा? बी का मान कितना होगा? हो गया यार, 8 3 24, उल्टा गुणा कर दो, तो बी क्यूब बराबर आ रहा है 27। तो बी का घनमूल, 27 का घनमूल क्या होगा?
3 गुणा 3 कितना होता है? 27। घनमूल कितना आ जाएगा? ई का मान कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए जरा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। बॉयज गर्ल्स 6:8। 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हों और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें, मतलब क्या है? तो 11:7 हो जाता है, यानी लड़के तो कितने हो? 8 और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें। अब कक्षा में कितने लड़के? काम करो पहले तो। 6 7 42, 11 5 55, कितना आ रहा है? 13। 11 दूनी 22, 7 8 56, एक के माइनस से तो जुड़ेंगे 56 और में 6 7 42, 11 5 55, 55 और 42 का अंतर होता है 13। 11 दूनी 22 और 8 7 56, 56 और 22 78 होता है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6। तो देखो क्या कह रहा है, समय कितने लड़के हैं? अभी बताओ 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 यूनिट का मान 6 6 36 आ जाएगा, और 36 आ जाता है तो एक काम करो, कितने लड़के नए आ गए? 8। आज कितने लड़के हैं? 44। दूसरा कक्षा में कितने लड़के हैं? तो आंसर आएगा 44। और एक तरीका और भी है, लड़कों का अनुपात क्या है? 11। ऐसी संख्या जिसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वही आपका आंसर है। देखो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11 का भाग कंप्लीटली जा रहा है। अगर आपसे ये पूछेगा कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं वर्तमान में, तो ऐसी संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वही आपका आंसर। देखो एक बात सुनो, एक का मान कितना था? 6। 1 यूनिट का मान 6 था, तो 5 का मान 5 6 30। लड़कियां कितनी जा रही हैं छोड़ के? तो रह गया 28। हाँ, अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो उस दी हुई संख्या से कट रहे हैं, तो आपको फिर क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? मतलब ये अपन को रिस्क वहीं लेनी है जहां मात्र एक ऑप्शन कट रहा है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहे हैं तो ये रिस्क हमें नहीं लेनी। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन। P अनुपात Q अनुपात R 1:2:4 है, तो 5P² प्लस Q² प्लस R² क्या होगा? कहने का मतलब ये है भाई, P/Q या फिर P/R बराबर 1/4, और Q/R या P/Q मान लो, सॉरी, P/Q कितना है? 1/2। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। P/R कितना आ गया? 1/4, और P/Q कितना आ गया? 1/2। यहां से एक काम करो, R का मान कितना आ जाएगा? 4P। Q का मान कितना आ जाएगा? 2P। अब आपको पूछा क्या है? 5P² प्लस Q² प्लस R², इसका अंडर रूट। 5P², P को तो P रख लो, Q को भी P की फॉर्म में लिख दो, यानी 2P² का, और R यानी 4P का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो रह जाएगा 5P², ये 4P², ये 16P², 5 4 9 और 16 25, ये आ जाएगा 25P²। आपका आंसर क्या आएगा? 5P, जो कि एक ही ऑप्शन है, सी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 35 क्वेश्चंस या मोर देन 35 ही करवा दिए मैंने, 35-40 क्वेश्चन करवा दिए अनुपात के। अब कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो मैं आपको एलिगेशन में पूरे करवाऊँ। और उसके अलावा जैसे मैं अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी मैं अनुपात वाले क्वेश्चन यहाँ उठा के ले आऊँ, तो उसका कोई सार नहीं है। एंगल फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री में, उनको भी यहाँ ले आऊँ तो भी कोई सार नहीं। कुछ परसेंटेज में भी करवा दिए। तो अनुपात एक, मैंने बोला था, नमक की तरह, जो हर
सब्जी में भी गिरता है, आटे में भी गिरता है, रोटियां बनाते हर सब्जी में गिरता है, या बोलें तो टमाटर की तरह। मेरा कहने का मतलब ये है कि एलिगेशन में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 50-60 क्वेश्चन करेंगे। वो एक तरह से मान लीजिए अनुपात का रोल पूरा रखा है। और उसके अलावा लास्ट में फिर जब मैं मिक्स टॉपिक के यानी कि 5-6 टॉपिक के एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि पेपर ही डिस्कस करवाऊं, जो प्रीवियस ईयर के एसएससी के पेपर आए हुए हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम, उससे ज़्यादा फायदा रहेगा, रियल एनालिसिस हो पाएगा। कुछ एक टॉपिक हो जाए अपने पूरे, फिर मैं आपको एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के पेपर्स भी सोल्व करवाऊंगा। ज़्यादा कोशिश करूं, साथ साथ जॉब के साथ साथ मुझे इतना टाइम मिल भी नहीं पाता है, और जॉब एक बार छोड़ा भी नहीं जा सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलता है। दूसरा कारण ये है, मेरी टीम में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, मैं क्वेश्चन भी टाइप करता हूँ, मैं आपका वीडियो भी शूट करता हूँ, उसको एडिट भी करता हूँ। तो ये मान लीजिए कंप्लीट दिन मेरा स्कूल के और अपने इस काम में ही जाता है। स्कूल एजुकेशन के अंदर मैं क्लर्क पोस्ट पे हूँ, वैसे बता दूँ आपको। और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब पे मैं अपने लाइव सेशन, प्रीमियर सेशन दे रहा हूँ, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड करके उसको प्रीमियर कर देता हूँ। तो आई होप कि मुझे आपसे इतनी ही गुजारिश है कि इन वीडियोज़ को इतना रोटेट करें, किसी के काम भी आए और मुझे भी प्रोत्साहन मिले आगे काम करने का। और जितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, कोशिश रहेगी कि टीम में और जैसे बंदे जुड़ते हैं, मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए तो हम इस पे और बेटर इसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। ये ये मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक तरह से बिगिनर हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन फील्ड में तो मैंने 6-7 साल पढ़ाया है, 6-7 साल से भी ज़्यादा ही हो गया, नियर अबाउट 8 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन तो। पर ऑनलाइन में मुझे एक्सपीरियंस ये मानो 8 महीने ही नहीं हुए हैं। हालांकि इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट, नामी इंस्टीट्यूट है जिनके प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी क्लासेस दी हैं, पर वहाँ पे सिर्फ सिस्टम सेट था, मुझे तो क्लास रिकॉर्ड करके आनी हो। यहाँ अपना सारा काम करने वाले मैं ही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं लाइक करें। मुझे ऑथेंटिक ऑडियंस चाहिए, चाहे वो फिर 100 ही क्यों ना हो। आज 451 सब्सक्राइबर है मेरे वीडियोज़ पे, मुझे चाहे उनमें 51 ही रह जाएं, पर वो पढ़ने वाले हो। ये लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए ये बातें अभी वही सुन रहा है जो इस वीडियो के लास्ट तक आया है, जिसको पढ़ने से मतलब। शुरुआती वीडियो तो कोई भी चलाएगा तो शुरुआत के 1-2 मिनट क्या बोला, हाँ कैसा, फ्रेंड लोग भी देख लेते हैं कि कैसा पढ़ा रहा है, जो भी है। लास्ट के अभी जो हम बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वही सुन रहा है जो रियल ऑडियंस है, सच बताओ। अब इन रियल ऑडियंस से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2, 5, 10, 20, 50 इस सीरीज को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, और डेली स्टेटस लगाओ यार। और भी तो लगाते हो स्टेटस, एक स्टेटस मैं भी तो लगा रहा हूँ, उसको आप भी शेयर कर दिया करो। इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पे लगाओ, इंस्टा पे लगाओ, फेसबुक पे भी लगाओ, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो। और मंडे से हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मुझे भी लगे आप क्या सजेशन जो आएगा उससे मुझे लगेगा कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। मिक्सर एंड एलिगेशन चालू करें, या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चालू करें। एलसीएम एचसीएफ हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एसएससी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बैंक में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, वो हम सब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये वो जो कॉमन पोर्शन है उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा प्लान तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चालू करने का है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन चालू कर लूँ। बट मेजोरिटी हमेशा जीतती है, अगर आप लोग कहते हैं तो जो कहेंगे वही चैप्टर स्टार्ट करें। और इनके अलावा 2 के अलावा भी अगर आप मुझे कहते हैं तो वही वीडियो वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।